नमस्कार किसान साथियों, F2DF मोबाइल ऐप और F2DF वेबसाइट आज हमारे किसान साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना के लेके आए हैं हम लोग। देखिए, आज हमारे साथ है दिनेश रेड्डी जी, जो ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा भी दे रहे हैं और इनके खेत में कई साल से ऑर्गेनिक मतलब कोई भी पेस्टिसाइड यूज़ नहीं हुआ है, कोई भी इन्होंने फर्टिलाइज़र केमिकल फर्टिलाइजर है वो यूज़ नहीं किए हैं। और अभी जो DAP की किल्लत थी, इन्होंने अपने खेत में DAP भी नहीं डाला है। तो इनसे अभी हम पूछते जानकर लेते हैं और इन सब बातों के बारे में इनसे पूछेंगे कि क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए, इन्हें क्या समस्याएं आ रही हैं। तो सबसे पहले दिनेश जी, आप अपना परिचय दीजिए एक बार हमारे दर्शकों को। नमस्कार जी, मैं दिनेश कुमार, गांव इगरा, जिला जींद, हरियाणा। मैं एक जैविक खेती करने वाला किसान हूं। हमने 2006 से ही डॉक्टर सुरेंद्र दलाल और राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से जैविक खेती शुरू कर दी थी। जैविक खेती करने के लिए सबसे पहले तो अपना मन को मजबूत करना होता है। मनोबल, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है, सबसे मजबूत होनी चाहिए। हाँ। क्योंकि हम एक बात पे ही चल रहे हैं। न करने के हजारों बहाने हैं, करने के लिए एक संकल्प ही काफी है जी। तो उसको देखते हुए हमने ये संकल्प लिया कि हमने तो जैविक खेती ही करनी है। तो उसके अंतर्गत हम पहले डॉक्टर सुरेंद्र दलाल जी के संपर्क में आए। उन्होंने हमें कीटों की जानकारी दी। कीटों की जानकारी होने के कारण हमने अपने खेतों में जो पेस्टिसाइड, जहर मारने, वो कीड़े मारने के लिए जो जहर यूज करते थे वो बंद कर दिया। तो वो बंद करने से हमें ये लाभ हुआ कि जितना उस पर खर्च आ रहा था और हम जब उसको यूज करते थे जो हमें नुकसान हो रहा था वो हमारे दोनों बंद हो गए। इसके साथ साथ हम थोड़ा थोड़ा अपने खेतों में रासायनिक उर्वरक ये डालते रहे, आहिस्ता आहिस्ता सीखते रहे, कैंपों में जाते रहे। डॉक्टर साहब ने भी हमको खूब बताया। तो ये करते करते हमने 2009-10 में आते आते वो रासायनिक खादें वगैरह भी बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद कर दी। अपनी गोबर की खाद, गौमूत्र, इसी से अपने सारी फसल को खुराक देने लग गए और पूर्ण रूप से जैविक खेती शुरू कर दी। अच्छा, एक बात है दिनेश, सबसे बड़ी समस्या है लोगों के दिमाग में एक बात होती है कि अगर पेस्टिसाइड यूज़ करना बंद कर देंगे तो उनकी फसलों में बीमारी ज़्यादा आएंगी, अगर रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो कहीं ना कहीं इनके जो खेत में उत्पादन कम होगा। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं हमारे दर्शकों को? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जब लग आप किसी चीज़ को समझेंगे नहीं, हाँ, तो उसका निचोड़ नहीं लगा सकते। जब तक हम कीड़े, बीमारी और खुराक तीनों चीज़ अलग अलग हैं। उत्पादन के कई कारक बैठते हैं, जैसे हाँ, खुराक अलग कारक है, हाँ, मौसम अलग कारक है, हाँ, जमीन की क्या पीएच वैल्यू, आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू, उपजाऊपन कितना है, वो कारक अलग है। प्लस हमने उसमें समय सीमा क्या रखी है, फसल बिजाई की, हाँ, कटाई की क्या समय सीमा है, और पौधे से पौधे की दूरी कितनी है जी। कई कारक बैठते हैं। मगर लोगों को ये भ्रम है कि जैविक खेती शुरू करते ही ना तो वो पौधे से पौधे की दूरी मेंटेन रख पाते, ना ही उसकी खुराक पूरी कर पाते। सबसे दिमाग में सबसे बस यही जाता है कि हमने जैविक खेती करी थी और इसके कारण हम कीड़े बीमारियां ज्यादा आएगी, हमने जहर नहीं डाला तो उत्पादन कम हो गया। हाँ, मतलब कहीं ना कहीं लोग एक बार स्टेप उठाते हैं फिर वापस कदम उठा लेते हैं। तो इस बारे में हम लोगों को यही कहते हैं, अगर आपका 10 एकड़ का खेत है तो आप चाहे आधा एकड़ से स्टार्ट करो। हाँ। 1 साल 2 साल खुद उसमें अपने तजर्बे करके देखो। आस पड़ोस में जहाँ जैविक खेती हो रही है उन लोगों से संपर्क में रहो, कैंपों में जाओ। जब आप अपने खेत में आधा एकड़ में सफल कर लेंगे उसके बाद ही पूरे खेत में करेंगे तो ही कर पाएंगे, वरना आपने पूरे खेत में कर ली, तरीके आपके पास है नहीं, जानकारी आपके पास है नहीं, तो आप इतने दूर हट जाओगे, दूसरे किसानों को भी जैविक खेती करने की सलाह नहीं दोगे। हाँ, ये बात कहीं ना कहीं दिनेश जी ने बहुत अच्छी बताई कि पहले प्रयोग करके देखो, उसके बाद पूरे खेत में शुरू करो, ना कि शुरुआत में ही एकदम पूरे खेत में शुरू कर दो। यही। अच्छा, एक बात है, जैसे अभी आपने गन्ने की खेती, ऑर्गेनिक गन्ने की खेती की हुई है, तो इसमें जो फर्टिलाइजर है वो कौन सा डालते हो आप? हम गोबर का खाद बनाते हैं और खाद हमारा इतना अच्छे प्रकार का होता है, मैं आपको दिखाऊंगा जी, कि हम 1 फुट गोबर की तय लगाते हैं, फिर उसके ऊपर 1-1.5 फुट लगा जो फसल अवशेष हैं, जैसे गन्ने की पत्ती है, हाँ, पशुओं से बचा हुआ जो भूसा है, हाँ, उनका थान का सफाई का जो खतुआ वगैरह डालते हैं वो है, फिर वो कर देते हैं। बसंती वगैरह हमने कहीं पे डाल दिए हैं, कूड़ा कबाड़ा है, वृक्षों के पत्ते फिर वो डाल दिए।
फिर उस पे गोबर डाल दिया, ऊपर से फिर ढक दिया, फिर साथ साथ हम जो खेत से फसल अवशेष निकलते रहते हैं तो सारा कुछ उसी पर डालते रहते हैं। समय समय पर उस पे नमी बनाने के लिए थोड़ा पानी वगैरह मारते रहते हैं। तो उससे वो 8-10 महीने के अंतराल के बाद ऐसी खाद बन जाती है, आप उसको मुट्ठी में लोगे तो ठंडी लगेगी, जोर से बीचोगे तो उसका लड्डू बन जाएगा, और जमीन पे नीचे गिरोगे तो बिखर जाएगी। वो खाद जब आप खेतों में डालोगे तो आपको किसी यूरिया और डीएपी की जरूरत नहीं। तो आपने अभी इसमें कोई डीएपी यूरिया नहीं डाला है कोई भी, आप ये कह रहे हैं? नहीं, हमने इसमें कोई डीएपी यूरिया कुछ नहीं डाला। सबसे पहले तो हम फसल चक्र अपनाते हैं। अच्छा। जैसे इसमें आज गन्ना है, जब तक इसमें गन्ना रहेगा तो इसके बाद इसमें 3 साल में 4 साल में दोबारा गन्ने का नंबर आएगा। अच्छा। फिर इसमें हम एक कपास की फसल लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें गेहूं की फसल लेंगे, गेहूं के बाद फिर मूंग वगैरह की, जवार वगैरह की, उसके बाद धान की, फिर गन्ने का नंबर आएगा। मतलब कहीं ना कहीं फसल चक्कर बदलना जरूरी है। फसल चक्कर के कारण ये होता है, जैसे हम 10 लोग खाने वाले हैं, सबका टेस्ट अलग अलग होता है। कोई सब्जी ज्यादा खाएगा, कोई सलाद ज्यादा लेगा, कोई चटनी ज्यादा लेगा, तो 10 की 10 चीज है। अगर सभी चटनी खाएंगे तो सब्जी बची रह जाएगी, चटनी की शॉर्टेज हो जाएगी। इसी प्रकार हर फसल अलग तरह के पोषक तत्व जमीन से लेती है, और जमीन में कई तरह के पोषक तत्व हैं, तो उनका बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें फसल चक्कर अपनाना और फसल अवशेष जमीन के अंदर दबाना आवश्यक है। बिल्कुल, ये बात बहुत सही बोली कि आज के वक्त में समस्या ये आ रही है कि धान गेहूं वही फसल चक्कर कई सालों चलता रहा है, जिससे भूमि का उपजाऊपन है वो कम हो रहा है कहीं ना कहीं। जी। अच्छा, एक बात आइएगा, जैसे कि अभी आपने बताया कि ठीक है, कहीं ना कहीं जो खुराक है, जो उर्वरक है, आपने देसी खाद डाल दी है, उससे कहीं ना कहीं खुराक की कमी पूरी हो गई है। जी। अब पौधे में कोई बीमारी आ जाए तब क्या करते हो आप? बीमारी अलग चीज है जी, कीड़े अलग चीज हैं। बीमारियां जब आएंगी जब पौधे का कोई तत्व कम या ज्यादा हो जाएगा। दूसरा, कीड़े जब आएंगे जब पौधे का समय आगे पीछे हो जाएगा, जैसे लेट बिजाई है। अच्छा। या हमने ज्यादा मौसम समय से पहले बिजाई कर दी, या पौधों की संख्या ज्यादा कर दी। और जब कीड़े वगैरह आएंगे तो साथ के साथ मांसाहारी कीड़े भी आएंगे। ये मान के चलो आप, अगर शाकाहारी कीड़े आएंगे, शाकाहारी कीड़े ही खेत को नुकसान करते हैं। अच्छा। लोगों के नजरिए से। तो लोगों ने 2-3 हिस्सों में कीड़ों को बांट रखा है, शाकाहारी, मांसाहारी। अच्छा। हम कीड़ों को पौधे की जरूरत महसूस के हिसाब से बांट रखा है। अगर पौधे को जरूरत है, कोई तत्व पौधे में बढ़ गया तो पौधा ऐसी गंध छोड़ेगा, कोई ऐसा कीड़ा आएगा जो पौधे से थोड़ा सा रस चूस लेगा और उसका न्यूट्रेंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम पौधे से पौधे की दूरी, फसल का जो समय है उसको ध्यान में रखते हुए खेती करते हैं, और हमें कीड़े और बीमारियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रांतियां बनी हुई हैं। मतलब सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, और दूसरा ध्यान कि आपकी बिजाई कब हो रही है, कब कटाई हो रही है। जी। अगर आपका फसल का चुनाव, मतलब एक तरह से जैसे कि एक व्यक्ति का बीमार तब होता है जब उसके डेली के जो एक तरह से क्रिया है उसमें कहीं ना कहीं समय के अंतराल का डिफरेंस होता है, तब बीमार होता है। वैसे ही पौधे रिएक्ट करते हैं। ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अच्छा, एक बात बताइएगा, जो जैसे कि लोगों के दिमाग में एक प्रश्न होता है बहुत बड़ा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगे होते हैं। जैसे अभी मैं अगर बात करता हूँ, अभी आप ये मील में बेचने के लिए जाओगे या फिर खुद के घरेलू उत्पाद बनाते हो, क्या बताएंगे उस बारे में? मैं इस गन्ने से जी गुड़, शक्कर, खांड, खुदा और सिरका तैयार करवाता हूँ। मतलब आप इसको बेचते नहीं, खुद के घर के प्रोडक्ट तैयार करते हो? घर से अपने घर पे प्रोडक्ट तैयार करवाते हैं और फिर प्रोडक्ट ही बेचते हैं। क्योंकि हम जब तक फसल पैदा करके बेचते रहेंगे जब तक मुनाफे में नहीं आएंगे। बिल्कुल सही बात बोली आपने। मुनाफे में आने का एक ही स्रोत है प्रोसेसिंग। जी। प्रोसेसिंग का नाम लेते ही लोग घबरा जाते हैं, हमें बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगानी पड़ेगी। आप नींबू है, नींबू को चक्कू से ही काटोगे और उसका अचार बना दोगे तो वो उसकी प्रोसेसिंग होगी। बिल्कुल। नींबू 20 रुपए किलो है तो अचार कम से कम 100 रुपए किलो होगा। बिल्कुल। इसी बात पे हमें आना पड़ेगा। गन्ना मील में 350-400 रुपए क्विंटल तक बिकता है, और हमारे गन्ना ऑर्गेनिक में 150 से 200 क्विंटल तक आराम से निकल आता है। और आप रासायनिक खेती वालों के एवरेज निकालोगे, 1 एकड़ तो किसी का 500 क्विंटल भी निकल सकता है। हमारा ऑर्गेनिक वालों में भी कईयों का 300-350 तक पहुंच जाता है, मगर एवरेज यही रहती है 200 से 250, 200-150 ऑर्गेनिक की। जी। तो इसमें यही है
50 क्विंटल का जो गैप रहता है वो उसमें एक्स्ट्रा चीजें डलती हैं, उसके कारण है। ये नेचुरल प्रोडक्ट है जी, यही बात है ना कि नेचुरल प्रोडक्ट है। अच्छा एक बात जो समस्या है कि लोग सोचते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं। जैसे मैं अगर आज गुड़ की बात करता हूँ, चीनी की बात करता हूँ, खांड की बात करता हूँ, जो बाज़ार में मिलता है वो 50 रुपये 55 रुपये किलो तक खांड मिल जाती है। चीनी का भी यही भाव है, गुड़ का 30-35 रुपये किलो के भाव से गुड़ मिल जाता है। तो जो ये प्रोडक्ट है ये महंगा होता है, कहीं ना कहीं दिमाग में प्रश्न उठता है ये, उसके बारे में क्यों ऐसा है कि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट महंगे होते हैं? ये तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है जो वो प्रोडक्शन के हिसाब से लोगों को दिखते हैं जी थोड़े महंगे जी, तो उसके पीछे तो यही रीजन है। जैसे आप मील में जो गन्ने का रेट देखेगा वो 350 रुपये है जी, और 1 क्विंटल गन्ने से 10 किलो गुड़ तैयार होता है। हाँ बिल्कुल। और 10 किलो गुड़ तैयार करने के लिए 1 क्विंटल गन्ने की जो कोल्लू वाला प्रोसेसिंग करवाने के जो खर्च आता है लेबर वगैरह का, उसका कोल्लू का, वो 150 से लेकर 170 रुपये तक लेता है जी। तो 350 और 150 500 हो गया। 50-60 रुपये आप ये मान के चलो परिवहन वगैरह का, पैकिंग वगैरह खर्चा आ जाएगा। 550 रुपये। तो अगर आप शुद्ध ऑर्गेनिक नहीं रासायनिक गन्ने का शुद्ध गुड़ ही तैयार करवाओगे अपने हिसाब से, तो वो ही आपको 55 और 60 रुपए किलो मिलेगा। जो ये 23 रुपए किलो वाला गुड़ मिल रहा है, इसकी तो माया ही नहीं आ रही है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, मतलब कहना कि मिलावट है। सबसे बड़ी बात तो ये है, जो सबसे बड़ा झोल है वो मिलावट का है। और मिलावट के कारण ही प्रोडक्ट सस्ते होते हैं जी। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, अभी बाजार में सरसों का रेट देख लो आप, और सरसों के तेल का रेट देख लो। आप 1 क्विंटल सरसों ले लो जी, 1 क्विंटल सरसों का आप खुद घर पे तेल निकलवा लो, सारे खर्च जोड़ोगे ना तो आपको 300 रुपये से कम में उसका आइडिया ही नहीं आएगा। और आपको मार्केट में 150 से लेके 220 तक तेल मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो वो जो हानिकारक पाम ऑयल है वो ऐड कर देते हैं। वो सिंगापुर मलेशिया साइड से 20 से 40 रुपए के प्रति लीटर के भाव से मार्केट में आ रहा है। मतलब कहना कि मिलावट है, मिलावट के कारण ही सस्ते हैं जी। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट लोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा पैसा देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखो किसान साथी, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा स्वास्थ्य सबसे ज़रूरी है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी बात, अगर आप नेचुरल तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं हम लोग, तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होता है, ज़्यादा कम नहीं होता। और दूसरी बात, सबसे मेन चीज़ कि इसमें जो भी रसायन है, अगर हम रासायनिक चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक खाद डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हैं, तो वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे शरीर में वापस पहुंचते हैं, जो आने वाले टाइम में बीमारी के ऊपर ज़्यादा खर्च करते हैं। तो बजाय बीमारी के ऊपर खर्च करने के बेटर है कि ऑर्गेनिक उत्पादों को ही चुने, ताकि कहीं ना कहीं जो हमारा किसान है उसको बढ़ावा मिले, हमारी ज़मीन जो है उसके अंदर जो सूक्ष्म जीवी हैं जो आगे आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं भूमि का उपजाऊपन है उसके ऊपर इफेक्ट करते हैं, उसके ऊपर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। हमारी भूमि का उपजाऊपन भी बढ़े, हमारा ऑर्गेनिक जो प्रोडक्शन है वो बढ़े, जैविक खेती है उसको बढ़ावा मिले, और कहीं ना कहीं किसान भी सक्षम हो सके। ऐसे वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए उसके बारे में आप हमसे जान सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। दिनेश जी, एक बात बताइएगा हमारे किसान साथियों को, अगर किसी को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ट्रेनिंग लेनी पड़े, क्या यहाँ पे ऐसा विशेष कोई आपने समय पर हमारे ग्रुप लीडर हैं मनवीर रेड्डू जी, हम ट्रेनिंगों का आयोजन करते रहते हैं। जैसे अभी बिजाई का समय समाप्त हो जाएगा तो उसके बाद थोड़ा किसान को रिलैक्स हो जाएगा, हमें भी रिलैक्स हो जाएगा। अभी तो बिजाई वगैरह का धान का था, सारा काम का थोड़ा दबाव था। उसके बाद हम समय समय पर ट्रेनिंग वगैरह करवाते रहते हैं। पीछे भी हमने भारत भूषण त्यागी जी को, जो उत्तर प्रदेश जिला बुलंदशहर से हैं, अच्छे ऑर्गेनिक फार्मर हैं, पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित हैं जी, उनको 2-3 बार गाँव में बुलाकर भी ट्रेनिंग करवाई है जी, और अन्य लोगों के द्वारा भी ट्रेनिंग करवाई है। मनवीर रेड्डू जी और मैं समय समय पर दूर दराज क्षेत्रों तक जाके भी लोगों के खेतों में कैंप वगैरह लगा के लोगों को ट्रेन करते रहते हैं। तो किसान साथियों, ये ट्रेनिंग है वो आप तक पहुंचाई जा सकती है। अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए अपने क्षेत्र में तो कम से कम 30 संख्या होनी चाहिए। हाँ, 30 संख्या किसानों की होनी चाहिए। वो आप हमें बताइएगा, हम इनसे संपर्क जरूर करेंगे। इनका किसानों के लिए निःशुल्क है जी, कोई पैसा नहीं। मतलब इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम डिटेल में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अगर आपको कोई भी ट्रेनिंग चाहिए तो हमें ज़रूर बताइएगा। इनसे रिक्वेस्ट करके, इनसे अनुरोध करके हम ट्रेनिंग की व्यवस्था आप तक ज़रूर करेंगे, ताकि आप उसका लाभ उठा सके, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अपना सके, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो रासायनिक है उससे दूर रहें, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। कहीं ना कहीं इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ऐसी वीडियोस हम आपके लिए बना के लेके आते रहेंगे। आप हमें ऐसे ही प्यार देते रहिएगा, ऐसे ही हमें
हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।